गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर था सेकंड नंबर का वो खिलजी वंश तक हमने पढ़ लिया था और अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है मुग़ल कालीन भारत। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कुछ कोटेशन है वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सफलता के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, सफलता के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, बाधाओं पे नहीं। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मुग़ल काल के बारे में हमने बहुत सुना भी है और अपन बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि बाबर ने मुग़ल काल की मुग़ल साम्राज्य की जो नींव रखी थी भारत में वो सांगा से युद्ध लड़ने के बाद रखी थी और 1526 में ये युद्ध लड़ा गया था खानवा के मैदान में। तो आगे चलते हैं हम लोग और इसके बारे में आगे डीप पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मुग़ल कालीन भारत 1526 से लेकर 1858 तक का इसका पीरियड रहा है। ये मैंने आपको पिछली बार क्लास में बता भी दिया था। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बना। यह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज़ खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था। इसकी माँ चंगेज़ खां की वंशज थी। चंगेज़ खां जो थे वो मध्य एशिया का बहुत फेमस वंश था। ठीक है, इसलिए इसका नाम चंगेज़ खां यहाँ पर बताया गया और बहुत ही मतलब बर्बर जो जाति थी ये उन्हीं में से आते हैं। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। बादशाह की उपाधि धारण करने के बाद वह पहला तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर एवं राणा सांगा के बीच में युद्ध लड़ा गया 1527 में। बाबर ने यह युद्ध तुल्लुगमा पद्धति से लड़ा था। तुल्लुगमा पद्धति क्या होती है? तुल्लुगमा पद्धति होती है कि कुछ सेनाओं के लेकर के ये मैदान में उतरते हैं और कुछ सेनाओं को ये छिपा देते हैं, यानी कि जिस शासक के साथ ये लड़ते हैं उसके सामने ये शो करते हैं कि और कोई सेना ही नहीं है और छिप कर के ये लोग वार करते हैं। तो ऐसी पद्धति क्या कहलाती है? तुल्लुगमा पद्धति कहलाती है। और दूसरा इसमें ये बात होती है कि इसने पहली बार जो उसकी क्या बोलते हैं उसको भूल गई, और पहली बार इसने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था और तोपों का जो प्रयोग करके सीख कर जो ये आया था ये ईरान से सीख के आया था। तो ऐसी पद्धति को क्या बोलते हैं? यहाँ पर तुल्लुगमा पद्धति बोलते हैं। ठीक है, और जिहाद का नारा लगाने का तात्पर्य होता है कि युद्ध में जब लड़ते हैं तो धर्म के नाम पर। अब इसने क्या किया था, इसकी जब बाबर की सेना भागने लगी थी मैदान से तो उसको मोटिवेट करने के लिए इसने अल्लाह का नाम लिया कि हम अल्लाह के बंदे हैं, मर के अगर ऐसे छिप के मरेंगे तो हमारी मौत को जाना नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम धर्म के नाम पे लड़ेंगे और हम मतलब युद्ध करके लड़ेंगे तो हम कैसे कहलाएंगे? हम एक धार्मिक व्यक्ति कहलाएंगे और साथ में हम अमर कहलाएंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति को मोटिवेट किया जाता है और वहाँ पे जो नारा दिया जाता है वो कैसा नारा दिया जाता है? जिहाद का। जिहाद का मतलब होता है धर्म से संबंधित। ठीक है, विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसने बोला भी था कि जब हम मरेंगे तो हम आगे अपने यहाँ पर इसको अमर बोलते हैं, अमर वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मुसलमान या फिर अपन कहें कि ये जो तुर्की होते हैं इस वर्ड को यूज़ करते हैं गाजी का। तो गाजी का मतलब होता है विश्व विजेता। ठीक है, तो गाजी का तात्पर्य यहाँ पर क्या था? विश्व विजेता। तो बाबर ने जब उसके मोटिवेट होने के बाद में जब जीता था तो उसने कौन सी पदवी धारण की थी? गाजी की पदवी धारण की थी। 1528 में बाबर ने चंदेरी के मैदानी राय को परास्त कर दिया था। 1529 में घाघरा का जो युद्ध हुआ था हमारे भारत में, उसने अफ़गानों से युद्ध किया था। अफ़गान हमारे यहाँ पर थोड़े समय के लिए आए थे और यहाँ पर रह रहे थे, तो उनसे भी युद्ध लड़ा था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हो गई थी और इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया, क्योंकि काबुल में ही इसका क्या था, खुद का घर था इसका। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी है जिसको बाबरनामा कहते हैं, बहुत फेमस है और इसमें बाबर के वंश से संबंधित जितनी जानकारियाँ मिलती हैं वो इस किताब में मिलती है। तो इसने खुद की आत्मकथा लिखी थी, किस नाम से? बाबरनामा से। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा या तज्जुके बाबरी। और अब्दुल रहीम खाने खाना जिसके रहीम जी की जो हम हिंदी में दोहे पढ़ते हैं, ये दोहे लिखने वाले और इनके नवरत्नों में गिने जाते थे अब्दुल रहीम खाने खाना। हुमायूं, अब हुमायूं किसके बेटे थे? बाबर के बेटे थे और हुमायूं अकबर के पिता थे। तो इनके
जो बाबर का शासनकाल था अपने भारत के अंदर बहुत अच्छा काल था। एक हुमायूं जो था वो एक अच्छा शासक नहीं था, भगोड़े नाम से बहुत फेमस था ये, समझ में आया, क्योंकि ये कुछ समय के लिए वापस भाग गया था। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। बाबर के बाद इसका पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपना भाई कामरान को काबुल और कंधार अस्कारी को संभालकर हिंदाल को अलवर व मेवात एवं अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदख्खा प्रदेश दिया। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की थी जो दिल्ली के अंदर है, ये ध्यान रखना। उसने मालवा एवं गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 में युद्ध किया, जिसमें मुगलों की पराजय हुई थी चौसा के युद्ध में। चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, जो दिल्ली का शासक था। कुछ समय के लिए ये सूरवंश का था, तो सूरवंश की जो नींव रखी थी दिल्ली में वो शेरशाह सूरी ने रखी थी। और जीटी रोड जो हम पढ़ते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको वर्तमान में नेशनल हाईवे 44 भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रोड को पक्की सड़क में बनाने का कार्य किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने शेरशाह से युद्ध लड़ा था और शेरशाह ने इस युद्ध को जीतने के बाद में किसकी उपाधि धारण की थी? शेरशाह की उपाधि धारण की थी। और इस युद्ध को लड़ने के बाद में हुमायूं यहाँ से भाग गया था और जाकर कहाँ छिप गया था? सिंध के क्षेत्र में जाके छिप गया था, और वहीं पर अकबर का जन्म भी हुआ था, ठीक है। तो और जो शेरशाह था उसका वास्तविक नाम था फरीद खां। 1544 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह एवं हुमायूं के बीच दूसरा युद्ध था ये। एक तो 1539 में युद्ध लड़ा जिसमें ये भाग गया था, फिर 1540 में कन्नौज के बिलग्राम में, और कन्नौज कहाँ पर है? यूपी में है। वहाँ पर एक जगह का नाम है, गांव है बिलग्राम के नाम से, वहाँ पर युद्ध लड़ा। हुमायूं हार करके फिर वापस क्या हो गया? दिल्ली भाग गया, वहाँ से भाग गया। दिल्ली की सल्तनत शेरशाह के अधिकार में आ गई। निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेर अली अख्तर की लड़की हामिदा से विवाह किया, जो आगे चलकर अकबर की माँ बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार एवं काबुल को जीता। हिंदुस्तान की पुनः जीतने के प्रयास में 1555 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व में वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार किया। जून 1555 में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। यहाँ पर शेरशाह सूरी की बात चल रही है अभी तक, ध्यान रखना। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खां ने किया। बैरम खां यहाँ पर कौन है? यहाँ पर बैरम खां अब्दुल रहीम खाने खाना के पिता हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये एक तरह से अकबर के संरक्षक भी कहलाते थे। और जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो अकबर के जितने भी पालन पोषण का काम किया था वो बैरम खां ने किया था, और बैरम खां के बेटे थे अब्दुल रहीम खाने खाना। उसके बाद 23 जुलाई 1555 में हुमायूं दूसरी बार गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह में स्थित पुस्तकालयों में सीढ़ियों से फिसलकर उसको गहरी चोट लगी और उसके कारण उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्योंकि चौंगा जो एक ये लोग क्या करते हैं, लबादा पहनते हैं, चौंगा। तो जब ये सीढ़ी, इसको क्या है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो इसने अपनी दिल्ली में क्या करी थी, एक बहुत बड़ी मतलब लाइब्रेरी बनवाई थी। उस लाइब्रेरी में जब ये ऊपर से मतलब नीचे की साइड उतरा था तो चौंगे में इसका पैर फंस गया, और पैर फंसने के कारण ये सीढ़ियों से गिर गया, और सीढ़ियों से गिरने के बाद इसके सर में चोट आई, और चोट आने के बाद में इसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी इसकी। तो 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और उसकी गहरी चोट आई, जिसके कारण वो मर गया। हुमायूं अफीम के नशे में हमेशा चूर रहता था। वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम भी बनाया था। अब आएगा सूरशाह साम्राज्य। सूरशाह साम्राज्य के मैंने आपको बताया है कि बाबर के बाद में हुमायूं आया। हुमायूं और अकबर के बीच में एक पीरियड आया था जिसमें मैंने आपको बताया कि 1539 के अंदर जो चौसा का युद्ध लड़ा गया और उसके बाद में बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया, तो यहाँ पर हुमायूं हार गया था। और इस दौरान जो दिल्ली का शासक रहा कुछ समय के लिए, तो वो रहा था शेरशाह सूरी। तो उस साम्राज्य की बात कर रहे हैं। सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद खां, जिसको शेरशाह कहा जा रहा है, हसन खां का पुत्र था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था। दक्षिणी बिहार के तत्काल शासक बहार खां ने निहत्ते फरीद खां शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। उसका साम्राज्य पश्चिम कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक था तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया था। मालवा मैंने बताया था आपको एमपी में। 1544 में मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर भी अधिकार कर लिया। शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था, और ये वही शेरशाह है जब
जोधपुर का युद्ध लड़ने गया था और कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाहत खो देता। ये वाला एक इसने मतलब डायलॉग भी मारा था, तो ये बहुत फेमस भी हुआ था उसके लिए। तो शेरशाह ने मालदीव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था, जबकि जेताकूपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया। तभी शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो बैठता। मेवाड़ पे भी उसका सांकेतिक अधिकार हो गया था। 1544 में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हो गया। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध हैं। उसने, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग, कि उसने, शेरशाह सूरी ने एक तो सड़क का निर्माण कराया जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उस टाइम शेरशाह सूरी रोड कहा जाता था। और इसने दूसरा काम क्या किया था कि तो इसने भूमि मापने की विधि अपनाई थी। भूमि को जो अपन नापते हैं ना गज में, तो गज में भूमि मापने की विधि अपनाई। लगान को व्यवस्थित किया इसने, लगान लगाया जाता है जो ज़मीनों पर, उसको व्यवस्थित किया। गल्ला बख्शी या बटाई, नश्क, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणालियों को प्रचलित किया। किसके अंदर? भूमि के लगान के रूप में। ये बात आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। इसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक है। पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, जिसका अस्तित्व आज भी है। यह सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए, मुद्रा ढलाई का मतलब होता है जो मुद्रा छापने का काम होता है या मुद्रा बनाने का काम होता है, उसमें सुधार किया। और उसने तांबे का 380 ग्रेन यहाँ पर वज़न को बोला जा रहा है, जैसे आजकल तो ग्राम बोलते हैं, उस टाइम ग्रेन बोलते थे, तो ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया बनवाया इसने। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया, यानी अपने जिंदा रहते इसने मकबरे का निर्माण करवा दिया था और ये कहा था कि मेरे मर जाने के बाद मुझे इसी मकबरे में दबा दिया जाए। यह मकबरा डमरू की आकृति का बना हुआ है, जिस पर हिंदू मंदिरों का क्या मिलता है, हमें प्रभाव होता है। इससे ये पता लगता है कि ये हिंदुओं के पक्ष में भी था। यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि उसकी मृत्यु हो गई थी 1544 के बाद में, विस्फोट के बाद में। और 1543 से 53 तक इसके अयोग्य शासक आए। फिर वापस से हमारे 1556 में कौन आ जाते हैं? अकबर आ जाते हैं, क्योंकि अकबर ने युद्ध लड़ा। तो अकबर का मैंने आपको बताया था कि जो हुमायूं था वो भाग करके कहाँ चला गया था? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में जाके छुप गया था। तो अकबर का जो जन्म था वो अमरकोट के पाकिस्तान किले में 1542 में हुआ। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां मैंने आपको बताया था, अब्दुल रहीम खाना के जो पिता हैं उनका नाम बैरम खां है। ये इसके संरक्षक के रूप में थे जब तक अकबर सिंहासन में ना बैठा। तो यही बताने कि कालानौर नाम की एक जगह थी, कहाँ पर? पाकिस्तान में। वहाँ पर एक ईंटों का सिंहासन बनाया और वहाँ पर ही उनको क्या घोषित कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया। बैरम खां को उसका संरक्षण बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू एवं मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। पहला किसके बीच में लड़ाया गया था यहाँ पर युद्ध? तो मैंने आपको बताया था कि किसके बीच में था? बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। और यहाँ से युद्ध लड़ने के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। कहाँ पर? भारत के अंदर, ठीक है। और पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हो गई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय कर प्राप्त कर चुका था एवं उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। अकबर ने 1516 में संगीत प्रेमी बाज बहादुर, जो कि मालवा का शासक था, का चुनार का किला, गोडवाना का किला जीत लिया, यानी उसको भी युद्ध में हरा दिया। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंबोर का किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए तथा मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। महाराणा प्रताप मेवाड़ का मानसिंह तथा आशफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 में लड़ा। जो कौन थे? महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में हुआ था। किसकी सेना थी वो? मुगल की सेना थी। परंतु मुगलों को इसमें असफलता प्राप्त हुई। प्रताप ने मुगलों की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया और अपने सामंतों को उनकी जागीरें वापस दे दी। काबुल मिर्जा हकीम कश्मीर यूसुफ को दिया, सिंध मिर्जा जानी बेग को, उड़ीसा निसार खां को, कंधार हुसैन मिर्जा को, खालिद अली खां को। अकबर की मुगल सेना के निर्णायक जीत मानी जाती है।
अकबर ने खान देश का नाम धनदेश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर, और ये अहमदनगर कहाँ पर है वर्तमान में, महाराष्ट्र में है, पर विजय प्राप्त की और 1601 में असीरगढ़ पर भी मुगल अधिकार हो गया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज्बेकों के विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज्बेकों के दोनों विद्रोह को कुचल दिया। 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के बाद अब्दुल रहीम को खाना खाने की उपाधि दी गई। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पहले ये खाना खाने की उपाधि किसको मिली थी? बैरम खां को। अब इसके बाद वापस उसके पुत्र को दे दी गई। यूसुफ जाहियों के हमले के समय राजा बीरबल एक नवरत्न थे। 9 नवरत्न बताए जाते हैं अकबर के शाह दरबार के अंदर। उसकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। अकबर स्वयं 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद यहाँ क्या हो चुका था? चल बसा। उसे सिकंदरा मकबरे में दफनाया गया, और सिकंदरा का जो मकबरा है, उसका खुद का जो मकबरा है, वो वर्तमान में कहाँ है? आगरा में है। और अकबर का भी जो मकबरा था, तो अकबर ने भी जिंदा रहते अपने मकबरे की क्या करी थी? निर्माण करवा दिया था। उसने मकबरे का बौद्ध निर्माण कला के रूप में, उसकी जो मकबरा है अकबर का, उसके मकबरे में जो हमको प्रभाव मिलता है वो कौन से धर्म का मिलता है? बौद्ध धर्म का मिलता है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया। उसने धर्मशास्त्र चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना खोला। ये अंडरलाइन कर लेना कि इसने, अकबर जो था वो एक ऐसा शासक था मुग़लों का जिसने रियल में मुग़ल शासन का सबसे अच्छा अगर शासक बताया जाए तो अकबर को इसलिए बताया जाता है, और इसने बहुत लंबे समय तक हमारे भारत पर क्या किया था? शासन भी किया था। और इसकी जो नीतियाँ थी ये बहुत अच्छी नीतियाँ थी, जिसमें से एक इसका बहुत अच्छा सिस्टम ये था कि इसे सभी धर्मों को, यानी सहिष्णु बोला जाएगा कि सभी धर्मों की क्या करता था? ये रिस्पेक्ट करता था, सम्मान करता था। और इसी के लिए इसने क्या किया कि भाई मैं सभी धर्मों के बारे में जानूँ, तो इसके लिए इसने एक फतेहपुर सीकरी नामक एक इबादत का मतलब होता है, तो आप लोग जानते हो कि प्रार्थना करना या पूजा करना, तो इबादत खाना बनवाया जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी नाम से एक बिल्डिंग बनवाई। और वहाँ पर ये क्या करता था? सभी धर्मों के लोग, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू धर्म हो, यानी सभी धर्मों के धर्म शास्त्रों को या शास्त्रियों को बुलवाता था, उनसे चर्चा करता था, और चर्चा करके उनके धर्मों को क्या करता था? धर्म के लिए क्या करता था? अनुदान भी करता था। इसमें से एक सबसे बड़ा उदाहरण मिलेगा आपको जो अमृतसर पंजाब में है। तो अमृतसर पंजाब की जो भूमि दी गई थी, यानी अमृतसर सरोवर के नाम से जो ज़मीन दी गई थी, वो अकबर ने ही दी थी। ठीक है, तो आज वहाँ पर क्या बना हुआ है? स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। तो इससे इसका ये सबसे बड़े जो प्रमाण मिलता है वो यही मिलता है कि इसने जो पंजाबी धर्म के जो लोग हैं या मेरे सिख धर्म के लोगों को भी क्या किया था? सम्मान दिया था। ठीक है, तो इबादत खाने का क्या करवाया उसने? 1575 के अंदर निर्माण करवाया। 1581 में उसने दीने इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन करा। और दीन इलाही का मतलब कि जो अपनी इच्छा से हिंदू धर्म से किस में बदलना चाहता है? मुसलमान धर्म में बदलना चाहता है, तो इस नाम से एक इसने क्या बनवाया? धर्म का परिवर्तन बनवाया। और पहला जो धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति दीन इलाही के अंतर्गत था, वो व्यक्ति कौन था? वो हमारे थे राजा बीरबल। कौन थे? राजा बीरबल थे, जिन्होंने एक हिंदू शासक था वो, और उसने बाद में हिंदू धर्म को क्या कर लिया था? अपना लिया था। शेख मुबारक ने अकबर को, एक मिनट होल्ड करें, शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल नाम से घोषित किया। सूफ़ी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। सूफ़ी जो चिश्ती संप्रदाय, तो आप सब अच्छे से जानते हो कि अजमेर के मौला जो हमारे दरगाह है, वो जो दरगाह है उसके सबसे बड़े जो सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उसके बहुत बड़े मुरीद थे। कौन? अकबर। और उन्हीं की दया से या उन्हीं के आशीर्वाद से किसका जन्म हुआ था? सलीम का जन्म हुआ था। और सलीम ने जो शासन किया था वो जहांगीर के नाम से किया था। और सलीम जो नाम रखा था वो अकबर ने अजमेर के जो ख्वाजा हैं सलीम चिश्ती, उनके नाम से रखा था। ठीक है, तो चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हरि विजय सूर्य को जदगुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अब्बुल फजल को बनाया। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया।
राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना एवं शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने वाले राजाओं में सबसे पहले जो राजा थे वो हमारे आमेर के शासक थे, जिनका नाम राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाकर शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने वाले में पहला राजपूत राजा कछवाहा भारमल था। उसने भगवान दास एवं मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। ये अंडरलाइन कर लेना, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर का मतलब होता है कि धर्म यात्राएं जब की जाती थी तो उनसे ये कर लिया जाता था। इसको धार्मिक कर भी कहते हैं, धार्मिक कर भी कहते हैं। तो इस कर को किसने समाप्त कर दिया था? यहाँ पर अकबर ने समाप्त कर दिया था। कब कर दिया था? 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। इसके बाद फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर के 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी बना रहा आगरा में। वहाँ का बुलंद दरवाज़ा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है वह मुगल के गुजरात को जीतने के बाद बनवाया गया, यानी उसकी विजय की खुशी में कि गुजरात को जब अकबर ने जीत लिया था तो उसकी खुशी में किस दरवाजे का निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ये मैंने आपको यहाँ तक बाबर पढ़ा दिया, हुमायूं पढ़ा दिया और ये अकबर पढ़ा दिया। अब मैं इसकी जो साम्राज्य विस्तार है उसके बारे में आपको कुछ पिक्चर्स बताना चाहती हूँ, एक बार आप उसे देख लीजिए, और कुछ मैं इसके साम्राज्य के जो वंशज थे उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, आपको मैप में नज़र आ रहा है पूरा जो क्रीम कलर में है वो पूरा मुग़ल साम्राज्य का विस्तार है, जिसमें कश्मीर से लेकर के अफ़गानिस्तान, खोतान, पंजाब, राजस्थान, मेवाड़, ये मेवाड़ नहीं है, मेवाड़ है ये, और डेक्कन का मतलब होता है ढक्कन का पठार, और ये इधर हो गया पूरा बंगाल। ये पूरा क्षेत्र किसके अंडर में आता था? मुग़ल साम्राज्य के अंडर में आता था। ये देखिए बच्चों, ये हैं मुग़ल साम्राज्य के वंशज। कौन है ये? वंशज हैं मुग़ल साम्राज्य के। इसमें इम्पॉर्टेंट है, होने को तो बहुत सारे हुए थे, 1858 तक की 1857 तक जो युद्ध लड़ा गया था उसके बाद से बहुत सारे हुए थे, लेकिन मेन मैं बताती हूँ। ये हमारे कौन है? बाबर। ये कौन है? हुमायूं। ये कौन है? अकबर। और ये कौन है? जहांगीर। जहांगीर कौन थे? जिनको सलीम कहते हैं, अकबर के पुत्र को कहते हैं, लेकिन जो शासन किया था इन्होंने वो जहांगीर के नाम से किया था। ये कौन थे? शाहजहाँ। कौन थे ये? शाहजहाँ। और इनका ओरिजिनल नाम तो क्या था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। और ये यहाँ पर कौन है? बहादुर शाह जफ़र सेकंड है ये। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र सेकंड है। और ये 1857 तक भारत के बादशाह रहे। और 1857 की जो क्रांति लड़ी जा रही थी हमारे यहाँ पर, उसमें इन्होंने क्या किया था? हमारे भारतीयों का या हमारे क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये तो हमारे कौन हो गए यहाँ पर? मुग़ल बादशाह के, वो मुग़ल साम्राज्य के वंशज हो गए। ये कल मैं आपको आगे का जो पढ़ाऊँगी वो जहांगीर से पढ़ाऊँगी। यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इसके पॉइंटों को अच्छी तरह से ध्यान दें, समझें, मैप को ध्यान से देखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ये पूछ ले जाता है कि मुग़ल साम्राज्य का जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, थैंक यू।